एक छोटे से शहर में रमेश और सुनीता अपने दोनों बेटों विवेक और अपूर्व के साथ रहते थे। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तर में काम करते हुए बिताई और सारी जमा पूंजी दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाने और शहर में एक छोटा सा घर बनाने में लगा दी। समय बीतता गया, रमेश रिटायर हो गए और कुछ सालों बाद उनकी पत्नी सुनीता एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गईं। रमेश अपनी पत्नी की सेवा में दिन रात एक कर देते थे, लेकिन अब उन्हें अपने बेटों के सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगी। बड़ा बेटा विवेक एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था और उसकी पत्नी शिल्पा एक टीचर थी। वे दोनों अपने छोटे से परिवार में खुश थे, लेकिन उन्हें हमेशा यह लगता था कि गांव से आकर उनके माता पिता ने उनके जीवन में बहुत हस्तक्षेप किया है। छोटा बेटा अपूर्व शहर में ही एक छोटी दुकान चलाता था। उसकी पत्नी नेहा बड़ी ही महत्वाकांक्षी थी और उसे हमेशा यह शिकायत रहती थी कि उसके ससुर ने अपनी सारी जमा पूंजी बड़े बेटे की पढ़ाई में लगा दी और उनके हिस्से में कुछ खास नहीं आया। रमेश और सुनीता अब बूढ़े और बीमार छोटे बेटे अपूर्व के साथ रहते थे, क्योंकि घर अपूर्व के नाम पर था। एक शाम सुनीता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रमेश ने कांपते हाथों से अपूर्व को आवाज़ दी, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी माँ को देखो। अपूर्व उस समय अपनी दुकान के हिसाब में व्यस्त था। उसने बिना मुड़े ही रूखे स्वर में कहा, पिताजी मैं अभी थोड़ा काम में हूँ, नेहा को बुला लो। रमेश ने नेहा को बुलाया, जो उस समय टीवी देख रही थी। नेहा आई और मुंह बनाते हुए बोली, अरे उस बुढ़िया का तो रोज का है, थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि सारा घर सिर पर उठा लेती है। मुझे अपनी सहेलियों से बात करनी है, आप ही कुछ दवाई दे दीजिए। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह विवश थे। उन्होंने किसी तरह अपनी पत्नी को संभाला। अगले दिन सुनीता की हालत में और भी खराब हो गई। रमेश ने अपूर्व से उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अपूर्व ने बहाना बनाया, पिताजी आज दुकान पर एक बड़ा ग्राहक आने वाला है, मैं नहीं जा सकता। आप विवेक भैया को फ़ोन क्यों नहीं करते? वह तो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, आसानी से माँ को ले जाएंगे। रोते हुए रमेश ने बड़े बेटे विवेक को फ़ोन किया, बेटा विवेक तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, क्या तुम उन्हें अस्पताल ले जाने में मदद कर सकते हो? विवेक ने फ़ोन पर थोड़ी देर चुप्पी साधे रखी। फिर उसकी पत्नी शिल्पा की फुसफुसाहट सुनाई दी, कह दो हम बच्चों को लेकर बाहर जा रहे हैं, उनका तो रोज़ का नाटक है। विवेक ने भारी मन से कहा, माफ़ करना पिताजी, हम लोग अभी शहर से बाहर जा रहे हैं, आप अपूर्व से कहिए। और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। रमेश फूट फूट कर रोने लगे। उनके पास एक साइकिल के अलावा कोई सहारा नहीं था। तभी पड़ोस में रहने वाली एक युवा लड़की आरती ने उन्हें रोते हुए देखा। आरती एक साधारण परिवार की लड़की थी जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। आरती तुरंत उनके पास आई, चाचा जी क्या हुआ? चाची जी की तबीयत कैसी है? रमेश ने रोते हुए सारी बात बताई। आरती ने बिना एक क्षण गंवाए तुरंत एक ऑटो रिक्शा बुलाया। सुनीता चाची को सहारा देकर रिक्शा में बैठाया और रमेश के साथ अस्पताल ले गईं। अस्पताल में पता चला कि सुनीता को तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए पैसे चाहिए। रमेश ने दोनों बेटों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया।
आरती ने अपने पिता को फ़ोन किया, जो एक साधारण किसान थे। आरती के पिता तुरंत अस्पताल पहुँचे। उन्होंने रमेश से कहा, चाचा जी आप चिंता ना करें। आरती ने बताया कि चाची जी को तुरंत मदद की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इन्हें अभी जमा करा दीजिए, बाकी का बंदोबस्त हम सब मिलकर कर लेंगे। रमेश की आंखें भर आईं। जिस बेटे ने बचपन में उनकी गोद में खाने की जिद की थी, आज वह उन्हें पहचानने से भी कतरा रहे थे और एक अजनबी बेटी उनकी मदद के लिए खड़ी थी। सुनीता का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उन्हें अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहना था। इस बीच आरती और उसके पिता ने रमेश की हर तरह से मदद की। जब यह बात गांव में रमेश के एक पुराने मित्र को पता चली तो उन्होंने दोनों बेटों को लताड़ा। शर्मिंदा होकर अपूर्व और विवेक अगले दिन अस्पताल पहुँचे। विवेक ने दिखावटी चिंता जताते हुए पूछा, माँ कैसी हैं? पिताजी हमें बहुत दुख हुआ कि हम समय पर नहीं आ सके। रमेश ने शांत स्वर में कहा, माँ ठीक हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता से ज़्यादा अब आरती की सेवा और स्नेह की ज़रूरत है। अपूर्व ने पैसे देने की पेशकश की। पिताजी जो खर्च हुआ है वो हम दे देंगे। रमेश ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, पैसों से ज़्यादा मुझे तुम्हारे समय और प्यार की ज़रूरत थी बेटा, जो मुझे नहीं मिला। यह सुनकर दोनों बेटे शर्मिंदा हुए और वापस लौट गए। समय का पहिया तेजी से घूमा। 2 साल बाद विवेक की कंपनी आर्थिक संकट में आ गई और उसकी नौकरी चली गई। उसकी पत्नी शिल्पा भी अपने निजी कारणों से उसे छोड़कर चली गई। उधर अपूर्व की दुकान में आग लग गई और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेहा उसे हर बात के लिए ताने देती थी और उसका जीवन नरक बन गया था। एक दिन रमेश और सुनीता, जो अब पूरी तरह से ठीक थी, आरती के साथ एक छोटे से धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक फ्लाईओवर के नीचे उदास बैठे हैं। करीब जाकर देखा तो वे कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे विवेक और अपूर्व थे। उन दोनों को अपने माता पिता के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। वे उठकर जाने लगे। तभी रमेश ने आवाज़ लगाई, विवेक, अपूर्व रुक जाओ। रमेश उनके पास गए और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, माता पिता का दिल कभी कठोर नहीं होता। तुम दोनों ने जो किया वह तुम्हारा कर्म था और तुम्हें उसका फल मिला। रमेश ने कहा, आज से तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहोगे, बल्कि आरती के पिता के साथ उनके खेत में काम करोगे। वहीं रहकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। विवेक और अपूर्व ने अपनी माँ बाप के चरण छुए और पश्चाताप भरे दिल से यह सज़ा स्वीकार की। आरती के पिता ने उन्हें काम दिया और धीरे धीरे दोनों भाई अपने माता पिता की सीख को समझते हुए एक नया जीवन शुरू करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि माता पिता का सच्चा आशीर्वाद धन से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता है। यह एक बहुत ही सुंदर मोड़ है जब विवेक और अपूर्व को उनके कर्मों का फल मिला और अब वे पश्चाताप के मार्ग पर हैं। तो कहानी को इस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है कि उनके जीवन में बदलाव और पुनर्मिलन कैसे होता है। रमेश जी के निर्णय के अनुसार विवेक और अपूर्व को आरती के पिता गोपाल जी के खेत पर काम करने के लिए भेज दिया गया। यह निर्णय रमेश और सुनीता के लिए आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उनके
बेटों को अपनी गलती का एहसास कराने और उन्हें सही रास्ते पर लाने का यही एकमात्र तरीका है। शहर की ऊंची इमारतों और वातानुकूलित कमरों में जीवन बिताने वाले विवेक और अपूर्व के लिए धूप में पसीना बहाना, मिट्टी में हाथ डालना और कड़ी मेहनत करना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। गोपाल जी बहुत दयालु लेकिन सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों भाइयों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी। उन्हें मजदूरों के साथ ही झोपड़ी में रहना पड़ता था और उन्हें उन्हीं के जैसा भोजन मिलता था। विवेक, जो कभी ऑफिस में लैपटॉप पर काम करता था, अब हल चलाता था और फसलों की देखभाल करता था। अपूर्व, जो दुकानदारी की चकाचौंध में रहता था, अब खाद डालता था और सिंचाई का काम संभालता था। शुरुआत में दोनों को बहुत गुस्सा आया, थकान महसूस हुई और वे निराश भी हुए। उन्हें हर पल अपनी पिछली आरामदायक जिंदगी याद आती थी। एक दिन कड़ी धूप में काम करते हुए अपूर्व का शरीर जवाब दे गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी मजदूरों ने उसे उठाया और जब होश आया तो उसके पास गोपाल जी और आरती खड़ी थी। आरती ने उसे पानी पिलाया और बोली, अपूर्व भैया, शरीर को आराम दो। मेहनत अच्छी है लेकिन यह शरीर भगवान की देन है, इसे भी तो संभालना होता है। चाची जी हमेशा कहती थी, सबसे पहले अपना ख्याल रखो, तभी तुम दूसरों की सेवा कर पाओगे। अपूर्व की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार इतनी निस्वार्थ चिंता महसूस की। उसने कहा, आरती, तुम और तुम्हारे पिता हम पर इतना उपकार क्यों कर रहे हो? हमने तो माता पिता के साथ भी बहुत बुरा किया था। आरती मुस्कुराई। चाचा जी, रमेश ने कहा है कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और हम मानते हैं कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। उधर विवेक भी अपने छोटे भाई की हालत देखकर परेशान हो गया। रात में दोनों भाई झोपड़ी में बैठे थे। विवेक ने अपूर्व से कहा, सोच अपूर्व, पिताजी ने हमें यह सजा नहीं बल्कि जीवन जीने का सबक दिया है। हम शहर की दौड़ में इतने अंधे हो गए थे कि हमें यह भी याद नहीं रहा कि हमारे पास माता पिता का कितना बड़ा आशीर्वाद था। अब जाकर समझ आया कि इज्जत और मेहनत की रोटी क्या होती है। दोनों भाई पहली बार दिल से रोए और उन्होंने मिलकर प्रण लिया कि वे पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। 6 महीने बीत गए। दोनों भाइयों के शरीर मजबूत हो गए थे और उनके मन की कठोरता दूर हो गई थी। वे अब गोपाल जी के सबसे मेहनती और विश्वसनीय मजदूर बन गए थे। एक दिन गोपाल जी ने उन्हें शहर में रमेश और सुनीता से मिलने के लिए भेजा। जब विवेक और अपूर्व पुराने और साधारण कपड़ों में मेहनत की चमक के साथ अपने माता पिता के घर पहुँचे तो रमेश और सुनीता उन्हें देखकर बहुत भावुक हो गए। विवेक ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें आज समझ आया है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। हम वापस आपके पास सुख सुविधा के लिए नहीं आए हैं बल्कि आपको सच्ची सेवा देने आए हैं। अपूर्व ने सुनीता के हाथों को पकड़ लिया और कहा, माँ, मुझे याद है जब आपकी तबीयत खराब थी तो मैंने आपको अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। उस गलती का पश्चाताप मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब मुझे मौका दीजिए, मैं आपको कभी उदास नहीं होने दूंगा। सुनीता की आंखों में आंसू बहने लगे।
उन्होंने दोनों बेटों को गले लगा लिया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था एक दिन तुम दोनों को सद्बुद्धि जरूर आएगी। बेटा, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा था, मैं बस तुम्हें जीवन दे रहा था। अगले दिन रमेश जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, बेटों, अब तुम दोनों अपनी गलतियों से सीख चुके हो। गोपाल जी की मदद से मैंने तुम्हारे हिस्से की गांव की ज़मीन और घर तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस ज़मीन पर कड़ी मेहनत करो और अपना नया जीवन शुरू करो। उन्होंने विवेक को खेती किसानी और अपूर्व को छोटे मोटे व्यवसाय की जिम्मेदारी सौंपी। रमेश और सुनीता अब अपने बड़े बेटे के साथ शहर में आराम से रहने लगे। विनय और विनीता ने खुशी खुशी उनका साथ दिया। समय के साथ साथ अपूर्व और नेहा, जो अब पश्चाताप कर रही थी, गांव में मेहनत से रहने लगे। विवेक भी खेती में अपनी इंजीनियरिंग की समझ का उपयोग करके अच्छी फसल उगाने लगा। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा अस्पताल भी खोला, जैसा कि विनय ने किया था, ताकि गांव के लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके। अब दोनों भाई हर हफ्ते शहर आते, माता पिता से मिलते और प्यार और आदर के साथ उनकी सेवा करते थे। गोमती जी के जीवन की तरह रमेश और सुनीता का जीवन भी अंततः सुख और शांति से भर गया। उन्हें समझ आ गया था कि माता पिता का सच्चा सुख उनके बच्चों का सफल होना नहीं, बल्कि उनका सच्चा इंसान बनना होता है। विवेक और अपूर्व के जीवन में आए बदलाव से रमेश और सुनीता को अपार संतोष मिला। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां समय ने एक बार फिर करवट ली और दोनों परिवारों को एक नई कसौटी पर परखा। शहर में विनय और विनीता अपनी बेटी गुड़िया और रमेश सुनीता के साथ सुखमय जीवन बिता रहे थे। गोमती जी की कहानी से सबक लेकर विनय ने अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन रविवार की सुबह रमेश जी ने पूरे परिवार को बालकनी में बुलाया। रमेश जी ने कहा, देखो बच्चों, तुम सबने मुझे बहुत सुख दिया है, खासकर विनय और विनीता ने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का एक अंतिम काम पूरा हो। गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी, उसका एक बड़ा हिस्सा हमने अपूर्व और विवेक को दे दिया है, लेकिन बीच का एक हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर है। विनय बोला, पिताजी, उस जमीन का क्या करना है? आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। रमेश जी ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि उस जमीन पर एक वृद्धाश्रम सह अनाथालय बनाया जाए, एक ऐसी जगह जहाँ उन बुजुर्गों को सहारा मिले जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, और उन्हीं बच्चों को वहाँ की सेवा में लगाया जाए जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सुनीता जी ने कहा, यह बहुत नेक विचार है रमेश जी। हमारा जीवन तो कट गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी माँ बाप अकेलेपन में रोए। विनय और विनीता तुरंत इस महान काम के लिए तैयार हो गए। विनय ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगाने का फैसला किया। रमेश जी ने इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और निर्माण का काम अपूर्व और विवेक को सौंपा। यह उनके लिए न केवल एक काम था, बल्कि अपने पापों के प्रायश्चित का एक अवसर भी था। विवेक, जो अब खेती में भी इंजीनियरिंग की बारीकियां लगाता था, उसने आश्रम के निर्माण में अपनी तकनीकी समझ का उपयोग किया। उसने सुनिश्चित किया कि
वह जगह बुजुर्गों के लिए पूरी तरह से सुविधाजनक और आरामदायक हो। अपूर्व ने अपनी व्यापारिक सूझबूझ का इस्तेमाल करके सस्ते और टिकाऊ सामान का बंदोबस्त किया। दोनों भाइयों ने बिना किसी स्वार्थ या हिस्सेदारी की भावना के दिन रात एक करके काम किया। उनके अंदर अब लालच नहीं बल्कि सेवा भाव था। वे जानते थे कि इस आश्रम का हर ईंट उनके माता पिता के आशीर्वाद और उनके पश्चाताप की कहानी कहेगा। इस दौरान उनकी पत्नियां रिंकी और नेहा, जो पूरी तरह बदल चुकी थी, भी उनके साथ गांव में रहने लगी थी और छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में उनका हाथ बटाती थी। 1 साल बाद मात्र छाया नाम से आश्रम बनकर तैयार हो गया। यह एक भव्य, शांत और सुंदर जगह थी। उद्घाटन समारोह के एक दिन गांव और शहर के सभी लोग मौजूद थे। रमेश जी और सुनीता जी, विनय और विनीता और दोनों छोटे भाई अपूर्व, विवेक का पूरा परिवार मंच पर था। रमेश जी ने भाषण में कहा, यह आश्रम केवल ईंट पत्थर का नहीं है, यह पश्चाताप और प्रेम की नींव पर बना है। मेरे दोनों छोटे बेटों ने अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन उन्होंने उस गलतियों को सुधारने का साहस भी दिखाया। मैं अपने दोनों बच्चों पर गर्व करता हूँ। उन्होंने विशेष रूप से आरती को बुलाया और उसे माला पहनाई। आरती और उसके परिवार ने हमें तब सहारा दिया जब हमें अपनों ने छोड़ दिया था। आज यह आश्रम इस बात का प्रमाण है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस समारोह में संदीप और रिंकी को देखकर गोमती जी की कहानी के कुंदन की याद आ गई। गोमती जी के छोटे बेटे और बहू को जो शिक्षा मिली थी, वह रमेश के बेटों को भी मिल चुकी थी। मात्र छाया का उद्घाटन होने के बाद रमेश और सुनीता ने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने तय किया कि वे साल के 6 महीने विनय के साथ शहर में रहेंगे और 6 महीने मात्र छाया में आकर रहेंगे। आश्रम में रहते हुए वे अन्य बुजुर्गों की देखभाल करते थे और अनाथ बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। जब वे आश्रम में होते तो विवेक और अपूर्व अपनी पत्नियों के साथ हर दिन उनकी सेवा के लिए आते और जब वे शहर में होते तो विनय और विनीता उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। दोनों भाइयों का जीवन अब सुखी और सार्थक था। उन्हें अब शहर की दौलत की परवाह नहीं थी। उन्हें खुशी थी कि वे अपने माता पिता के चरणों में सेवा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।